लोग घूरते थे, लड़के दीवाने थे, पर मेरा पति मुझे वक्त नहीं देता था। अपनी खूबसूरती के गुरूर में मैं गांव की उस पुरानी हवेली में चली तो गई, जहां मेरे ससुर जी अकेले थे। वो 60 के होकर भी जवान दिखते थे। चाय के बहाने उंगलियों का टकराना और मालिश के बहाने बदन को छूना, मैं इसे अपनापन समझती रही, पर वो तो एक मरा हुआ राज था जो मुझे अपना बनाने आ रहा था। पढ़िए एक ऐसी हॉट और डरावनी दास्तां जो आपको सोने नहीं देगी। मेरा नाम अवनी है। उम्र अभी 35 साल की हूं, लेकिन लगती तो 24 की ही हूं। वो भी ऐसी कि लोग घूरते रह जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होठ थोड़े गुलाबी और भरे हुए, कमर पतली है, कूल्हे थोड़े चौड़े और ऊपर का हिस्सा ऐसा कि साड़ी पहनती हूं तो लोग कहते हैं, वाह क्या बात है। लड़के तो मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं गांव की हूं, लेकिन शहर में पढ़ी लिखी। शादी हो गई है 10 साल पहले। मेरा पति आर्यन शहर में नौकरी करता है। अच्छा इंसान है, लेकिन काम की वजह से घर कमाता है, या ज्यादातर तो वो बाहर ही रहता है। उसका प्यार मेरे हिस्से में कम ही आया है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ। काश मेरा पति मुझे अच्छे से टाइम दे पाता। फिर सोचती हूँ एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक कमाने वाला पति भी चाहिए ना, जो कि मेरे पास है। मेरे घर में मैं, मेरा पति और ससुर जी हैं। मुझे भगवान ने कोई संतान नहीं दी। इसमें भगवान की क्या गलती, जब मेरे पति ही मुझे टाइम नहीं देते। चलो छोड़ो। मैं खुश हूँ इस नई परिवार में। सास जी मेरी शादी से पहले ही गुजर चुकी थीं और इनकी कोई बहन और भाई भी नहीं थे। बिल्कुल छोटा सा परिवार था हमारा। मेरे ससुर जी घर के मालिक हैं। उम्र 60 के आसपास, लेकिन तंदुरुस्त ऐसे कि जवान लगते हैं। लंबे चौड़े, दाढ़ी थोड़ी सफेद, लेकिन आंखों में वो चमक जो, खैर छोड़ो। मैं आज आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसे आप पूरी सुनिएगा। अब तो बात उस दिन की है जब मैं पहली बार ससुराल आई थी। नहीं, शादी के बाद वाली नहीं, वो तो पुरानी हो गई। अरे मैं बताती हूँ ना, धीरे धीरे। शादी के बाद मैं और आर्यन शहर में रहते थे, क्योंकि उनकी नौकरी शहर में थी। लेकिन एक दिन आर्यन ने कहा, अवनी, गांव में कुंवर सा अकेले हैं। माँ तो गुजर गई सालों पहले। तुम कुछ दिन उनके पास चली जाओ, क्योंकि मुझे काम के सिलसिले में डिपार्टमेंट ने 15 दिन के लिए दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा है और मैं कल ही जा रहा हूँ। उसके बाद मैं भी गांव में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं थक जाऊंगा ड्यूटी से, और मैं पूरे 1 महीने के लिए ड्यूटी से छुट्टी भी ले लूंगा। फिर हम दोनों पापा जी के साथ पूरे महीने के लिए गांव में रहेंगे। मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। कुछ घंटों के लिए तो मैं अकेली रह सकती हूँ, लेकिन 1 महीने के लिए मुश्किल लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो केवल मर्द ही कर सकते हैं, जैसे घर की काम, बाजार से कोई चीज लानी, घर का सामान, बैंक में जाना वगैरह, जो किसी और को नहीं कह सकते। मैंने हामी भरी। और दूसरी चीज, मुझे गांव भी बहुत पसंद था। वो हवा, वो खेत और घर की वो पुरानी दीवारें। फिर मैं पैकिंग करके ट्रेन से गांव पहुंची। मेरे पति ने ससुर जी को पहले ही बता दिया था कि मैं महीने के लिए गांव आ रही हूँ और मुझे स्टेशन से ले जाएं। और ससुर जी मुझे लेने आ गए। वो मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, बहू आ गई, सफर ठीक रहा। उनकी आवाज गहरी थी, ऐसी कि सुनकर थोड़ा सा कंपन भी हो जाती है, लेकिन अच्छे तरीके से। मैंने कहा, जी पापा जी, बहुत अच्छा सफर था। मैंने साड़ी पहनी थी लाल वाली, जो थोड़ी टाइट थी। उतरते वक्त बैग गिरने वाला था। ससुर जी ने झट से पकड़ा। उनका हाथ मेरी कमर को छू गया थोड़ा सा। मैं चौंक गई, लेकिन वो बोले, संभलो बहू, गिर जाती अभी तुम। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी कुंवर सा, शुक्रिया। वो हाथ, अरे ऐसा लगा जैसे जानबूझकर, लेकिन शायद गलती से। फिर हम गाड़ी में बैठे। गांव की सड़क पर रास्ते में वो बातें करने लगे। बहू, तुम बताओ कैसी हो, और मेरा बेटा कैसा है? मैंने कहा, सब बढ़िया पापा जी, आप बताओ कैसे हैं? उन्होंने कहा, बेटी मैं भी ठीक ही, लेकिन कोई और भी साथ होता तो अच्छा होता। लेकिन अब तुम आ गई हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, जी मैं सब संभाल लूंगी। वो हंसी।
हाँ, तुम्हारी तरह जवान बहू हो तो घर रोशन हो जाता है। ये शायद तारीफ थी। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। घर पुराना था, बड़ा सा आंगन, ऊपर कमरे, ससुर जी का कमरा नीचे, मेरा ऊपर। मैंने सामान रखा, नहाकर फ्रेश हुई, साड़ी बदलकर एक हल्की वाली पहनी, जो थोड़ी पारदर्शी थी, लेकिन गांव में क्या फर्क पड़ता। नीचे आए तो ससुर जी चाय बना रही थी। बहू, चाय पी लो। मैं बैठ गई। वो मेरे पास कुर्सी खींचकर बैठे। चाय देते वक्त उनका हाथ मेरे हाथ से टकराया, गर्म चाय की तरह गर्म हाथ। मैंने कहा, कुंवर सा, आप क्यों परेशान हो रही, मैं बना लेती। वो बोली, नहीं बहू, तुम थकी हो, मैं संभाल लूंगा। रात को क्या बनाओगी? रात को मैंने सोचा खाना की बात कर रही होंगे। जो आप कहो, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। बहू, तुम्हारी मर्जी, मैं तो जो तुम परोसो खा लूंगा। मैंने हंस दिया। फिर हम बातें करने लगे, गांव की, खेतों की। वो बताने लगी, बहू, हमारी खेत में इस बार फसल अच्छी है, लेकिन मजदूर कम है, तुम कभी आना देखना। मैंने कहा, जी क्यों नहीं। रात का खाना मैंने बनाया, रोटी, सब्जी, दाल। खाते वक्त वो मेरी तारीफ करने लगे। बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है, इतना स्वादिष्ट, मैं तो रोज खाना चाहूंगा। खाने के बाद वो बोले, बहुत थक गई हो, सो जाओ, लेकिन अगर नींद ना आए तो नीचे आ जाना, मैं जागता रहता हूँ। मैं ऊपर चली गई। रात भर सोचती रही। ससुर जी अकेले हैं, शायद कंपनी चाहते हैं। अगले दिन मैं सुबह उठी और नहाई। नीचे आई तो ससुर जी योगा कर रहे थे, शर्टलेस, सिर्फ लुंगी में। उनका बदन मजबूत, पसीना चमक रहा। मैं रुक गई। वो मुड़कर बोले, बहू, आओ, तुम भी करो, शरीर फिट रहेगा। मैंने कहा, जी मैं चाय बनाती हूँ। लेकिन वो बोले, नहीं, आओ मैं सिखाता हूँ। मैं पास गई। वो मुझे आसन सिखाने लगे। एक आसन में हाथ ऊपर करने को कहा। वो देखते रहे, फिर बोले, अवनी, तुम्हारा फॉर्म परफेक्ट है। मैंने पल्लू संभाला, लेकिन वो हंसे। शर्माओ मत, घर में है। योगा के बाद हम नाश्ता करने बैठे। वो बोले, अवनी, आर्यन कब आएगा? मैं तो तुम्हारे साथ ही खुश हूं। मैंने कहा, जल्दी आएगा। लेकिन अंदर से लगा ससुर जी कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं। दिन भर घर की काम, लेकिन वो मेरे आसपास रहते, कभी पानी देते, कभी मदद करते। शाम को वो बोले, अवनी, चलो खेत घूम आए। मैं तैयार हुई। हम खेत गए। वहां हवा चल रही थी, मेरी साड़ी उड़ रही। ससुर जी ने कहा, अवनी, संभालो, कहीं उड़ ना जाओ। मैं हंसी, लेकिन वो पास आई और बोले, देखो, वो पेड़ के नीचे बैठते हैं। हम बैठे, बातें की। वो अपनी जवानी की कहानियां सुनाने लगी। अवनी, मैं जवान था तो लड़कियां घूमती थी मेरे आसपास, लेकिन अब अकेला हूं। मैंने कहा, कुंवर साहब, मैं हूं ना? वो मुस्कुराए। हाँ, तुम हो मेरी बेटी। बेटी, तुम दोनों शहर में रहते हो तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। क्या तुम दोनों मेरे पास नहीं आ सकते हमेशा के लिए? इस उम्र में मुझे अपने बेटे और बहू के पास रहना चाहिए, लेकिन मैं अकेला रह रहा हूं। मैंने कहा, पापा जी, आप चिंता मत करो। आपका बेटा और मैं बस कुछ दिनों में हमेशा के लिए आपके पास रहेंगे। वो खुश हुए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर रोज ससुर जी कुछ ना कुछ ऐसा कहते या करते जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देते कि ये क्या हो रहा है। जैसे एक शाम मैं कपड़े धो रही थी, बाल गीले थे। वो आए, अवनी, बाल सुखा लो, मैं पंखा चला दूं। मैंने कहा, नहीं, ठीक है। लेकिन वो पास आए, मेरे बालों को छूकर बोले, कितने मुलायम हैं, जैसे रेशम। मैं चौंकी, लेकिन वो बोले, तुम्हारी माँ की तरह। माँ की तरह? बेटी, तुम्हारी माँ, यानी कि मेरी पत्नी। उसके बाल भी बिल्कुल तुम्हारी बालों जैसे थे। जब मैं तुम्हारे बाल देखता हूं तो तेरी माँ की याद आने लगती है। वो थोड़े सैड से हो गए। मैंने सोचा इस उम्र में अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। फिर मैंने कहा, पापा जी, आप चिंता मत किया करो, हम दोनों आपके साथ हमेशा रहेंगे और फिर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे।
फिर रात को खाने पर वो बोले, अवनी आज दूध गर्म कर लो, साथ पिएंगे। मैंने बनाया, हम बैठे। वो पीते हुए बोले, अवनी दूध कितना गर्म है, लेकिन तुम्हारे हाथों से मीठा लगता है। मैंने हंसकर कहा, कुंवर साहब भी ना, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही मुझे दूध बना के देती थी और हम दोनों साथ में बैठकर पीते थे। फिर मैंने आर्यन को फोन किया। मैंने सोचा शायद आर्यन के साथ बात करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, लेकिन वो बिजी था। ससुर जी हर रात कहते, अवनी अगर डर लगे तो नीचे आ जाना, क्योंकि गांव में भूत वगैरह होते हैं। गांव में भूत प्रेत की कहानियां सुनी है ना तूने? फिर वो हंसे, अरे बेटी मैं मजाक कर रहा था, तुम बिल्कुल बिना डर के सो जाना। मैं ऊपर सोती लेकिन नींद कम आती थी। फिर एक दिन वो बोले, अवनी आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, घर का पुराना राज। हम घर के पीछे वाले कमरे में गए जहां पुरानी चीजें रखी थी। वो एक बॉक्स खोला, पुरानी किताबें। ये मेरी डायरी है जवानी की, पढ़ोगी? मैंने कहा जी। वो पढ़ाने लगे, कहानियां प्यार की। एक में लिखा था, उसकी आंखों में वो आग थी जो मैं शर्मा गई। वो बोले, अवनी जीवन में सब कुछ है, तुम समझो समझो। लगा जैसे मुझे तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा, कुंवर सा अच्छी है। शाम को वो बोली, अवनी आज मालिश कर लो, थक गई हो, मालिश। मैंने कहा नहीं, लेकिन वो बोली, मैं करता हूँ, पैरों की पैरों की। मैं मना नहीं कर पाई। वो मेरे पैर दबाने लगे, हाथ गर्म। अवनी तुम्हारे पैर कितनी नर्म है। मैंने कहा, बस कुंवर सा, लेकिन वो जारी रखे और बातें करते। अवनी आर्यन भाग्यशाली है, तुम जैसी मिली, लेकिन मैं भी हूं, क्योंकि तुम जैसी मुझे बहू कम बेटी ज्यादा मिली। मेरी कोई बेटी भी नहीं है जिसे मैं बेटी जैसा प्यार कर सकूं। मैंने बेटे को तो बेटे का प्यार दे दिया, लेकिन बेटी वाला प्यार मैं किसी और को दे नहीं सकता। इसीलिए मैं तुम्हें बेटी वाला प्यार देना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा, बेटी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने कहा, ठीक है मेरे असली पापा जी। फिर उन्होंने कहा, जब बेटी तुम मुझे पापा कहती हो तो दिल खुश हो जाता है। हाँ, ऐसा लगता है मुझे मेरी बेटी पुकार रही है। फिर दिन ऐसे ही बीतते गए। वो मुझे गिफ्ट देते। एक दिन एक चूड़ी, बेटी पहनो, हाथ सुंदर लगेंगे। पहनाते वक्त हाथ पकड़ा तो मुझे अच्छा लगा। एक रात बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा तेज थी। वो बोले, अवनी खिड़की बंद कर लो, हवा में कुछ है। मैं बंद करने गई। वो पीछे आए, मैं मदद करूं? मैंने कहा, नहीं पापा जी, मैं खुद कर लूंगी। फिर एक हफ्ता बीता। ससुर जी बोले, अवनी आज एक सरप्राइज है। मैं उत्सुक थी, क्योंकि मुझे सरप्राइज बहुत पसंद थे। वो मुझे घर के बगीचे में ले गए, जहां एक छोटा सा तालाब था। देखो मैंने फूल लगाए तुम्हारे लिए। मैं खुश हुई, लेकिन वो बोले, अवनी ये फूल तुम्हारी तरह नाजुक हैं, छूने से खिल जाते हैं। मैंने कहा, बहुत सुंदर हैं पापा जी, आपको कैसे पता मुझे फूल पसंद है? मुझे फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। पापा जी बोले, बेटी इतनी उम्र हो गई है, अभी भी बेटी की पसंद नापसंद का पता नहीं, तो मैं कैसा पापा हूं? फिर हम वहां बैठे, बातें करने लगे। वो अपनी जिंदगी बताने लगे, माँ के गुजरने के बाद का दर्द। बहू तुम आई तो घर में रोशनी आई। मैंने कहा, कुंवर सा मैं हमेशा रहूंगी। वो बोले, हाँ बेटी, ये सौभाग्य पता नहीं कब मिलेगा। फिर एक दिन मैं रसोई में थी, दूध उबल रहा था। वो आए, बहू उबल रहा है, संभालो। मैंने संभाला, लेकिन वो पास खड़े रहे। गरम चीजें संभालनी पड़ती हैं। मैं हंस पड़ी। शाम को वो बोले, बहू आज कोई अपनी कहानी सुनाओ। मैंने कॉलेज की बताई, थोड़ी स्पाइसी वाली दोस्तों की। वो सुनते रहे, आंखें चमकती रहीं। बहू तुम्हारी जिंदगी मजेदार है। तुम्हें पता है, जवानी में मेरे भी तुम्हारी तरह ढेर सारे दोस्त थे, लड़कियां लड़के सब। फिर वो उदास हो गए। फिर आई वो रात, मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात। सब कुछ बदल गया। मैं ऊपर वाले कमरे में सो रही थी।
नींद नहीं आ रही थी। बाहर तेज हवा, घर की पुरानी दीवारें चरमराती, ससुर जी की भूत प्रीत की कहानियां याद आ रही थीं। मैंने सोचा मजाक कर रहे होंगे। अचानक लगा कोई कमरे में है। आंखें खोली तो ससुर जी बिस्तर के पास खड़े चुपचाप मुझे घूरते। उनकी आंखें चमक रही थीं, पर अब वो चमक डरावनी थी, जानवर जैसी। मैं डर गई, फिर भी मुस्कुराकर बोली, पापा जी, आपको नींद नहीं आ रही? वो हंसे, पर हंसी ठंडी थी। बेटी, आज वो राज बताता हूं जो मैंने छुपाया था। वो पास आए, मेरे बगल में बैठ गए, उनका हाथ मेरे कंधे पर, इस बार गर्म नहीं, बर्फ जैसा ठंडा। मैं कांप गई। फिर बोले, तुम्हें याद है मैंने डायरी दिखाई थी, वो प्यार की कहानियां? वो सब मेरी पत्नी की थीं, तुम्हारी सास की। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कहानियां मेरी नहीं, उसकी थीं। वो किसी और से प्यार करती थी और मैंने उसे मार दिया। हाँ बेटी, सालों पहले इसी घर में, इसी कमरे में वो चीखी थी, लेकिन मैंने दबा दिया। अब वो भूत बनकर यहां घूमती है, पर मैंने उसे काबू में कर लिया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने सोचा मजाक है, पर उनकी आंखों में पागलपन। फिर बोले, तुम्हारी तरह वो भी सुंदर थी, बाल मुलायम, पैर नरम। मैं उसे रोज छूता था, मालिश करता था, लेकिन वो भागना चाहती थी, तो मैंने उसे हमेशा के लिए रोक लिया। और अब तुम उसकी जगह लो, मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं चीखना चाही, पर आवाज नहीं निकली। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली, लगा कोई और है। कोने में छाया, औरत की सफेद साड़ी में, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें खाली। वो मेरी सास थी। वो धीरे धीरे पास आई, फुसफुसाई, वो मुझे मारकर अब मुझे इस्तेमाल करता है, और तुम अगली हो। ससुर जी हंसे, देखो वो आई है, अब हम तीनों साथ रहेंगे। मैं किसी तरह उठी, भागी नीचे, पर दरवाजा बंद। बाहर बारिश, बिजली कड़की। ससुर जी की छाया लंबी होती गई, राक्षस जैसी। बोली, बेटी, मैं मर चुका हूं सालों पहले। बहू, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो खेल शुरू हो रहा है। और हमने देखा कि ससुर जी का साया दीवार पर लंबा होता जा रहा था, और उनके पीछे वही सड़ी हुई सूरत वाली औरत खड़ी थी जो अब मेरी तरफ इशारा कर रही थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से गंगा जल निकाला और उसे हवा में उछाला, जिससे एक जोरदार चीख गूंजी और पूरा घर थर्रा उठा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हम भागकर स्टेशन पहुंचे और पहली ट्रेन पकड़कर शहर आ गए। आज उस बात को साल बीत गया है। हमने वो गांव का घर कभी मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कभी कभी आधी रात को मुझे अपने बिस्तर के पास वही ठंडी हवा महसूस होती है और कानों में आवाज आती है, अगली बहू आएगी, जिसे सुनकर मेरी रूह कांप जाती है कि क्या वो साया अब भी मेरा पीछा कर रहा है।